राधे राधे दोस्तों। मैंने एक अभी नाटक पढ़ा जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाटक है। बहुत अच्छा नाटक है। और मतलब ये से पढ़ने के लिए आपके पास बस मुश्किल से 2 घंटे होने चाहिए और बहुत अच्छी शिक्षा देता है ये नाटक बेसिकली एक राजा के ऊपर है जो कि मूर्ख है। तो उसके ऊपर इस नाटक का नाम था अंधेर नगरी चौपट राजा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है ये। कभी कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना। इसकी एक लाइन है सबसे आखिरी जो रिजल्ट है उसमें ये लिखते हैं। एक जो महात्मा होता है वो बोलता है कि जहां न धर्म न बुद्धि ना नीति न सुजन समाज। जैसे जिस जगह पे न धर्म है न बुद्धि है न कोई नीति है न कोई अच्छा समाज है, ते ऐसे ही आप ही नसे। वो ऐसे ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं जैसे चौपट राज। जैसे कि चौपट राजा का राज नष्ट हो गया था। ऐसी जगह जहां कोई न नीति है न कोई अच्छा समाज है न धर्म है न बुद्धि है, वे अपने आप नष्ट हो जाते हैं जैसे कि राजा चौपट का राज खत्म हो गया था। तो इस तरीके से इसमें बताया गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगर मैं इसका मतलब सारांश बताऊं बहुत कम शब्दों में इसकी कहानी को बताऊं तो क्या होता है कि एक महात्मा होते हैं, वो अपने 2 शिष्यों के साथ बाहर से एक नगर की तरफ आते हैं। तो नगर के बाहर आके जो महात्मा हैं जो संत हैं वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि नगर तो काफी खूबसूरत लग रहा है, लगता है कि यहाँ जो भिक्षा मिलेगी वो भी अच्छी होगी। तो उनके 2 चेले थे, शिष्य थे। एक का नाम था गोवर्धन और एक का नाम था नारायण। तो वो कहते हैं कि हाँ, दिखने में तो सुंदर है, देखते हैं आगे भिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो गुरु उन दोनों शिष्यों को, एक को नगर के पश्चिम में भिक्षा लेने के लिए भेज देता है और दूसरे को पूर्व में भेज देता है। पूर्व में भेजा गया था गोवर्धन। तो जो शिष्य था गोवर्धन, तो वो जाता है शहर में। तो वहां वो मिलता है एक सब्जी वाले से। तो वो पूछता है कि सब्जी का भाव क्या है। तो वो टके का सेर बोलता है, 1 टके का सेर। तो इसी तरह से फिर वो आगे बढ़ता है। तो कपड़े वाले से कपड़े का दाम पूछता है तो वो भी बताता है 1 टके का सेर। और बाकी जगहों पर भी जाता है, मतलब जो बाजार में और सारी दुकानें होती हैं, सब दुकानों पर सारी चीजें टके के सेर में बेची जा रही थी। तो बाजी होती है एक बहुत महंगी मिठाई। वो दुकान, जो मिठाई की दुकान है, उस पर भी जाता है तो वहां देखता है कि बाजी भी टके के शहर है। तो वो कहता है कि इस शहर में सब कुछ समान रेट पर है, आप मुझसे मजाक कर रहे हो। तो वहां के लोग कहते हैं नहीं, मजाक नहीं कर रहे, इस शहर में सब कुछ समान है, समान रेट पर है। तो गोवर्धन आश्चर्यचकित हो जाता है। तो जो उसने जो भिक्षा मांगी थी शहर से, उसमें से 7 पैसे की वो मिठाई ले आता है। तो वो मिठाई लाकर अपने गुरु के पास आता है। तो गुरु से बोलता है कि इस शहर में, ये तो बहुत ही अच्छा शहर है, यहाँ तो सब कुछ टके के शहर है। मतलब हम अगर थोड़ी सी भी पैसे भिक्षा मांग के लेके आएंगे तो हम बहुत अच्छी चीज खाने के लिए डेली ले सकते हैं टके के शहर में। तो गुरु कहता है कि मैं इस बात को झूठा समझ रहा था जब मुझे नारायण ने ये बात बताई, लेकिन गोवर्धन अगर तुम भी ये बात बता रहे हो तो ये बात सच है। लेकिन ऐसे शहर जहां सारी चीजें समान है, तो ऐसे शहर में रुकना सही चीज नहीं है, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। मैं एक क्षण भी इस शहर में नहीं रह सकता। गुरु ने ये बात शिष्यों से बोली। लेकिन जो गोवर्धन था, उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिल रही थी कम पैसों में। तो उसने कहा कि मैं, गुरु जी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो इसी शहर में रहूंगा और मुझे यहाँ सब कुछ अच्छा लगा। तो गुरु कहते हैं कि बेटा, बाद में पश्चाताप करेगा, इसलिए सोच ले कि तुझे जाना है कि नहीं जाना। मैं फिर भी कह रहा हूं तुझसे कि एक बार कि मेरे साथ चल, यहाँ से इस शहर से जितना जल्दी हो सके निकल। लेकिन जो गोवर्धन है वो नहीं मानता। तो अंत में गुरु उससे कहते हैं कि जब भी तुझे जरूरत पड़े मेरा स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। तो इस तरीके से गोवर्धन उसी शहर में रह जाता है और जो गुरु है और नारायण है वो दोनों शहर से चले जाते हैं। शहर के राजा का नाम क्या था? चौपट। शहर का नाम था अंधेर नगरी, चौपट राजा। जब लोगों से ही पता चला इस शहर का नाम अंधेर नगरी और चौपट राजा, तो राजा होता है तो अपने दरबार में बैठा हुआ होता है। तो वहां एक जो बकरी का मालिक आता है और वो दुहाई करते हुए आता है कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। राजा के सामने जाता है और राजा से बोलता है कि राजा मुझे न्याय चाहिए, मेरी बकरी बनिए की दीवार थी, उसके नीचे आकर मर गई। बनिए की दीवार गिर पड़ी तो जो बकरी थी वो मर गई। तो राजा कहता है कि हमारे राज्य में तुम्हें बिल्कुल न्याय मिलेगा, पक्का न्याय मिलेगा। तो वो अपने जो सैनिक थे उन्हें आदेश देता है कि जाओ बनिए को उठा लाओ। तो जब वो बनिए को उठा के लाते हैं तो बनिया अपना पक्ष रखता है। बनिया बोलता है कि हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो कारीगर था उसने दीवार सही से नहीं बनाई, इसलिए दीवार गिर गई और बकरी मर गई। फिर राजा ने कहा कि बनिए को छोड़ो, कारीगर को पकड़ के लाओ। तो बनिया क्या करता है कि मतलब राजा कारीगर के लिए सैनिकों को भेज देता है और सैनिक कारीगर को ले आते हैं।
अब कारीगर भी अपने आप अच्छा लगता है। कारीगर बोलता है कि हुजूर जो मिस्त्री था, मिस्त्री जो चूना बनाता है, उसने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया था, मतलब चूना खराब बनाया इस वजह से, और मतलब दीवार अच्छी नहीं बनी, इस वजह से दीवार गिर गई। तो राजा कहता है कि कारीगर को छोड़ो, मिस्त्री को बुलाओ। तो मिस्त्री आता है, मिस्त्री भी अपना पक्ष रखता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है। जो एक झोला होता है पानी भरने का, पहले क्या थे, खाल के झोले बनते थे। तो मिस्त्री ने बोला कि जो गडरिया था, गडरिया था, मतलब मिस्त्री ने बोला कि जो जो झोले वोले फेंकते हैं बना के, बोले वो जो था उसका नाम ऐसे ही कुछ होता है। तो उसने कहा उसने मुझे बहुत बड़ा झोला दे दिया, तो उसमें पानी ज्यादा आ गया, तो मैंने पानी ज्यादा मिला दिया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे पानी का अंदाजा नहीं लगा। तो जो राजा था उसने कहा कि चलो मिस्त्री को छोड़ो, उसे बनाओ, जिसने बुलाओ जिसने झोला बनाया। तो जो झोला बनाने वाला इंसान था फिर उससे बुलाया गया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने भी अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, जो गडरिया था उसने मुझे बहुत बड़ी भेंट दे दी थी, तो बड़ी भेंट दी तो उससे बड़ा झोला बन गया पानी का, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो जो राजा था वो उसे भी छोड़ देता है, फिर बुलाते हैं गडरिया को। तो गडरिया आता है, तो गडरिया अपना पक्ष रखता है कि हुजूर मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसा था कि सेनापति अपना अपनी वो निकाल रहा था, सभा वो जो निकालते हैं मतलब रैली, सेनापति अपनी रैली निकाल रहा था, तो रैली का मेरा ध्यान रैली पर चला गया। इतनी अद्भुत रैली थी कि मैं भेड़ों का साइज भूल गया, मैं मुझसे बड़ी भेड़ दे गई। तो राजा कहता है कि गडरिये को छोड़ो, सेनापति को बुलाओ। तो सेनापति आता है। तो सेनापति अंत में जो राजा है वो सेनापति के ऊपर दंड रख देता है फांसी का, कि सेनापति को फांसी दे दो। ठीक है, बाद में क्या होता है कि सेनापति को फांसी दी जा रही होती है, तो जो फंदा था वो थोड़ा मोटा था और सेनापति था पतला। तो सेनापति के वो आ नहीं रहा था फंदा, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ शहर में जाओ और एक मोटे इंसान को ढूंढ के लेके आओ। तो सैनिक शहर में जाते हैं, तो शहर में सिर्फ एक ही मोटा इंसान मिलता है, वो था गोवर्धन, जो कि उस गुरु का शिष्य था। तो गोवर्धन को पकड़ लाते हैं। गोवर्धन रोता है, बिलखता है, कहता है ये कैसा न्याय है, मुझे कहां ले जा रहे हो। तो सैनिक बताते हैं कि जो राजा ने सेनापति को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था, लेकिन जो फांसी का फंदा है वो थोड़ा बड़ा है, वो उसके आ नहीं रहा, इसलिए उसमें लटकाने के लिए एक मोटे इंसान की जरूरत है। तो उन्हें कहा ये कौन सा न्याय है कि मोटा इंसान चाहिए तो आप मुझे ले जा रहे हो। तो जो गोवर्धन दास है बहुत रोता है, तो अंत में उसे अपने गुरु की बात याद आती है, तो वो अपने गुरु को याद करता है, बाद में स्मरण करता है अपने गुरु का। तब गुरु आते हैं वहां, तो गुरु से कहता है कि गुरु अब क्या किया जाए, आप बताइए, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, मुझे फांसी पर लटका रहे हैं सेनापति की जगह, मैं तो मूर्खों के राज्य में आ गया। तो जो गुरु होते हैं वो उसके कान में एक बात बोलते हैं कि ये करना है, और उसके बाद देखते हैं। तो गुरु और शिष्य दोनों यानी एक चीज पर अड़ जाते हैं। गुरु कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा समय है, इस समय जो भी फांसी पर लटकेगा उसे वैकुंठ मिलेगा। तो गुरु कहता है कि मैं फांसी पर लटकूंगा। तो चेला लड़ता है कि नहीं गुरुजी आप नहीं लटकोगे, मैं लटकूंगा, मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए। दोनों में बहस होती है कि नहीं मैं लटकूंगा, मैं लटकूंगा। तो सैनिक बोलते हैं कि नहीं, अगर वैकुंठ मिलेगा तो हम लटकेंगे। फिर सेनापति बोलता है कि अरे फांसी की सजा मुझे दी गई थी, मैं लटकूंगा फांसी पर, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। अंत में राजा बोलता है कि भाई राज्य में सबसे बड़ा मैं हूं, तो मैं लटकूंगा फांसी पर, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। और अंत में राजा को फांसी दे दी जाती है। यही है इस किताब की कहानी, जो कि एक तरह से इस तरह से बताया गया है। इसकी जो कहानी है बेसिकली उसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि तुम्हारा जो राजा है वो बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्खों से बचो। तो इस चीज के ऊपर बताया गया है इसमें। आखिर में ये एक पंक्ति के द्वारा बताया भी गया है, इसीलिए ये पंक्ति बोली गई है इसमें, जहां न धर्म न बुद्धि ना नीति न सुजन समाज। जहां न धर्म है, न बुद्धि है, न नीति है, न एक अच्छा समाज है, ते ऐसे ही आप ही नसें। वो ऐसे ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। जैसे चौपट राज, जैसे चौपट राजा का राज नष्ट हो गया था, वे ऐसे ही स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कंक्लूजन ये है इस किताब का। अगर आपको पढ़नी हो तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और आजकल किताबें बहुत सस्ती आती हैं, 70-80-100 रुपए की आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, राधे राधे।